नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स का हमने एक लेक्चर पहले से अपलोड कर दिया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो जिसमें हम लोगों ने कवर किया था प्रॉपर्टी को, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री जो था, फिर इंटरनल एनर्जी, वंडर वाल्स इक्वेशन था, फिर और सब ऐसे था, एंथैल्पी भी था, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब हम लोगों ने पढ़ चुका था। तो इसके आगे हम लोग शुरू करेंगे आज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? देखिए, जब किसी सिस्टम को हीट दी जाती है तो वह दो रूपों में खर्च हो जाती है। पहला है आपका कार्य करने में, अर्थात वॉल्यूम बढ़ाने में, कार्य करने में या वॉल्यूम बढ़ाने में हो जाता है। दूसरा क्या होता है? इंटरनल एनर्जी में, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में अर्थात टेम्परेचर बढ़ाने में। इन दोनों में खर्च हो जाता है। जब किसी सिस्टम को हम लोग हीट देते हैं तो वह पहला आपका कार्य करने में खर्च होगा, दूसरा आपका इंटरनल एनर्जी में। कार्य करना मतलब आपका वॉल्यूम बढ़ाने में हो जाता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाना मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने में हो जाता है। अब यहीं पे हम लोग मान लेते हैं कि माना किसी सिस्टम को दी गई हीट इक्वल टू डेल्टा क्यू है, तथा सिस्टम द्वारा लिया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू है, और सिस्टम के इंटरनल एनर्जी आई ई, मतलब इंटरनल एनर्जी में आई हुई वृद्धि डेल्टा यू है। तो इस प्रकार जो प्रथम नियम कहता है वो कहता है कि जो डेल्टा क्यू का मान होगा वह इंटरनल एनर्जी और वर्क डन दोनों के योग के बराबर होगा। जो सिस्टम को हीट देते हैं वह जो रहता है वह इंटरनल एनर्जी और जो वर्क प्राप्त होता है इन दोनों के योग के बराबर होता है। अब कह रहा है कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने पर डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब है कि साइक्लिक इंटीग्रल करने पर, तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल यू और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू। अब पता है कि जो इंटरनल एनर्जी का जो साइक्लिक इंटीग्रल है ये प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी का साइक्लिक इंटीग्रल कितना होता है? जीरो होता है। इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी का जीरो हो जाएगा। तो डी इक्वल टू जीरो हो गया तो आपको क्या आ जाएगा कि साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल डेल डब्ल्यू। यही है आपका फर्स्ट लॉ। ये देखिए, जब किसी सिस्टम को हीट दी जाती है तब उसे हम लोग डेल क्यू जो मान रहता है या डेल्टा क्यू या डेल क्यू जो रहता है उसे हम लोग पॉजिटिव से व्यक्त करते हैं। अगर हम लोग सिस्टम को हीट देंगे तो वह प्लस रहेगा, अगर सिस्टम से हम लोग हीट लेंगे तो वह नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे आप लोग साइन देख लीजिए। और अगर हम लोग सिस्टम से वर्क प्राप्त करेंगे तो वह पॉजिटिव रहेगा, अगर सिस्टम को वर्क देना पड़ रहा है तो वह नेगेटिव होगा। जब इंटरनल एनर्जी बढ़े तो वह पॉजिटिव होगा, अब जब इंटरनल एनर्जी घटे तब वह निगेटिव होता है। ये इतना आपको याद रखना है। इसी के इसी से हम लोग क्या करते हैं, सवाल को हल करते हैं जो भी क्वेश्चन रहते हैं न्यूमेरिकल टाइप के। तो उसी तरह देख लीजिए, यहाँ पे एक छोटा सा है, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे जो देखिए रेड रेड है आपका, ये आपको भरना रहेगा। तो इसे आप लोग काट दीजिएगा। फिर इसके बाद आप लोग सॉल्व करिएगा कि डेल क्यू इक्वल टू बताना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डब्लू प्लस डेल्टा ई, यहाँ पे क्यू माइनस डेल्टा ई हो जाएगा। ऐसे आप लोग निकालिएगा, यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा आपका। अब है कि किसी सिस्टम को, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सिस्टम को चार प्रोसेस से होते हुए गुजारा जाता है। इन प्रोसेस में हीट ट्रांसफर जो है वह क्रमशः 0 किलो जूल है, 250 किलो जूल और 0 किलो जूल और -50 किलो जूल है। कह रहे इन्हीं प्रोसेस से जो वर्क ट्रांसफर मतलब वर्क डन प्राप्त होता है वह -100 किलो जूल होता है, फिर 0 किलो जूल, फिर 300 किलो जूल, फिर 0 किलो जूल। कह रहा है कि बताइए कि यह जो डाटा दिया है यह फर्स्ट लॉ यानी फ्लोट यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है कि नहीं, आपको बताना है। तो भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या रहता है कि जो डेल क्यू इक्वल टू होता है, डेल क्यू इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू ही तो करते हैं। अगर ये दोनों हमारा बराबर आ जाए कि डेल क्यू पूरा इक्वल टू डेल डब्ल्यू के बराबर आ जाए, क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो कर रहा है। तो यही चीज़ देखिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है गुजारा जाता है, देखिए फर्स्ट प्रश्न में हीट ट्रांसफर क्रम से 0 किलो जूल, 250 और 0 फिर -50 किलो जूल है। इनको हम लोग जोड़ लेंगे
जब जोड़ लेंगे इनको, एक तरफ जोड़ लेंगे, देखिए, या इसको बराबर कर दीजिए, डेल क्यू इक्वल टू डब्ल्यू, या दोनों को बराबर कर दिए, लास्ट में देख लीजिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये चीज़ दिया है कि डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू अगर बराबर आ जा रहा है तो या फर्स्ट लॉ को फॉलो करेगा, अगर नहीं आ रहा तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए 0, 250, 0 फिर -50, यही तो था हमारा हीट ट्रांसफ़र। और वर्क डन कितना मिला था? -100, 0, 300 और 0, यही मिला था। तो 200 200 आपका आ रहा है दोनों तरफ, मतलब यह फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रहा है। अब आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आपको पता होगा कि आप यह दो स्टेटमेंट पर आधारित है। एक तो है आपका केल्विन मैक्स प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन मैक्स प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है कि इसके अनुसार ऐसे हीट इंजन बनाना संभव है जिसकी दक्षता 100% हो। क्या है कि इसके अनुसार ऐसे हीट इंजन का बनाना असंभव है जिसकी इफिशियंसी 100% हो। मेन चीज़ आपको यहाँ पे रखना है ये चीज़, जब किसी हीट इंजन को हीट देते हैं तब इस एनर्जी का कुछ भाग फ्रिक्शन में लॉस होता है। इस प्रकार हीट इंजन यहाँ पे हीट इंजन की जो दक्षता रहती है वह 100% से कम हो जाती है। यही आपका रहता है केल्विन मैक्स प्लैंक स्टेटमेंट। दूसरा है आपका क्लासियस स्टेटमेंट। तो क्लासियस स्टेटमेंट क्या कहता है कि हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल लिंक या डिवाइस। मतलब यहाँ पे यह कहना चाह रहा है कि हीट का जो फ्लो होता है, हीट का प्रवाह, वह कभी भी लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी पर नहीं हो सकता है बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के। यही है आपका क्लासियस स्टेटमेंट। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासियस स्टेटमेंट। इसमें देखिए क्या होता है कि जो हीट इंजन रहता है, हीट इंजन आप ऐसे पूछेगा कि हीट इंजन किस स्टेटमेंट पर कार्य करता है, तो आपको ये बताना है कि हीट इंजन जो रहता है वह केल्विन मैक्स प्लैंक स्टेटमेंट पर कार्य करता है। और जबकि जो रेफ्रिजरेटर रहता है और हीट पंप रहता है यह आपका क्लासियस स्टेटमेंट पर कार्य करता है। तो याद हो जाएगा ना आपको कि हीट इंजन आपका केल्विन मैक्स प्लैंक स्टेटमेंट पर कार्य करता है, जबकि आपका रेफ्रिजरेटर और जो पंप रहता है यह आपका क्लासियस स्टेटमेंट पर कार्य करता है। इसको रटने के लिए देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है कि एक पीआरसी, एक ई मतलब आपका है इंजन, मतलब हीट इंजन है, इस पे के मतलब आपका केल्विन मैक्स प्लैंक स्टेटमेंट। पी है, पी मतलब आपका जो है आपका यहाँ पे पंप है, और आर मतलब रेफ्रिजरेटर। पंप और रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पे काम करेंगे? सी से क्लासियस पे। एक पीआरसी ई मतलब हो जाएगा आपका इंजन, मतलब हीट इंजन, केल्विन मैक्स प्लैंक स्टेटमेंट पर कार्य करेगा। पी मतलब है आपका यहाँ पे पंप, आर मतलब रेफ्रिजरेटर, पंप और रेफ्रिजरेटर आपका केल्विन मैक्स प्लैंक क्लासियस स्टेटमेंट पर कार्य करेगा। तो ये चीज़ याद रखना है आपको, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में मिल जाएगा। दूसरा है आपका कि पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस, यानी कि जो पावर प्रोड्यूस करते हैं वह, मतलब जैसे कि उदाहरण में हीट इंजन हो गया, के लिए जो पीवी डायग्राम में बनने वाला जो रहता है साइकिल वह क्लॉकवाइज रहता है। हीट इंजन के लिए जो पीवी डायग्राम में जो बनने वाला साइकिल रहता है वह क्लॉकवाइज रहता है, अर्थात डब्ल्यू का मान उसमें पॉजिटिव प्राप्त होता है। जबकि जो पावर कंज्यूमिंग डिवाइस रहता है जैसे कि आपका हो गया हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, यह पीवी डायग्राम एंटी क्लॉकवाइज होता है। पीवी डायग्राम जो इनका बनता है एंटी क्लॉकवाइज बनता है, किसका? पावर कंज्यूमिंग डिवाइस, जैसे कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, इनका जो पीवी डायग्राम बनता है वह एंटी क्लॉकवाइज बनता है, अर्थात इनका जो डब्ल्यू का मान होता है वह निगेटिव प्राप्त होता है। यह आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे हीट इंजन के बारे में। तो हीट इंजन देखिए क्या है कि हीट इंजन वह डिवाइस है जिसको एनर्जी देने पर मैकेनिकल वर्क प्राप्त होता है, हीट इंजन कहलाता है। हीट इंजन वह डिवाइस है जिसको हम लोग एनर्जी देने पर मैकेनिकल वर्क प्राप्त होता है, वह हीट इंजन कहलाता है। देखिए अब कोई भी, अब देख लीजिए हीट इंजन का यह है फिगर, यह है आपका हीट इंजन। रुकिए कलर थोड़ा चेंज कर लें। यह है आपका हीट इंजन। अब हीट इंजन कब कैसे काम करेगा? भाई आपसे कुछ लेगा तभी वह काम करेगा, वरना करेगा नहीं। तो हम देखिए क्या करते हैं, इसे हम लोग कुछ हीट देंगे, यानी कि क्यू ए हीट हम लोग दिए, तब ये हीट पा गया है हीट इंजन, तो क्या करेगा? अब ये काम करेगा, काम करेगा तो ठीक है, देखिए यहाँ पे डब्लू वर्क डन भी प्राप्त हो गया, लेकिन क्या सारा का सारा वर्क प्राप्त होगा? नहीं ना,
कुछ उसमें नॉइज भी होगा, कुछ उसका क्या होगा कि बॉडी गर्म होगा, मतलब उसमें कुछ रिजेक्शन होगा। क्या होगा? हीट का रिजेक्शन। हीट का रिजेक्शन देखिए यहाँ पे है कितना, क्यू आर मान लेते हैं। क्यू आर मतलब रिजेक्शन ऑफ हीट, हीट का रिजेक्शन। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो क्यू ए है, ये टेम्परेचर यहाँ पे है सोर्स का। सोर्स का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है मतलब हायर, हायर मतलब हाई मतलब टी एच मान लिए। सिंक का जो टेम्परेचर है वह लोअर है, तो इसलिए हम लोग टी एल मान लिए, टेम्परेचर लोअर। ठीक, अब देखिए अब इसमें क्या करना है, क्या बताइए, अब इसको इक्वेशन बराबर करना है। हम लोगों ने जितना टोटल हीट दिया था, कितना हीट दिया था, टोटल क्यू ए हीट दिए थे हम लोगों ने, जो क्यू ए हीट होता है हम लोगों को दिए थे क्यू ए, लेकिन हमने हमें मिला क्या, डब्लू मिला, लेकिन क्या हुआ और कुछ नॉइज हो रहा था, हीट लॉस हो रहा था। तो कितना हो रहा था आपको, क्यू आर लॉस हो रहा था। तो यही जो क्यू, यही आपका इक्वेशन बनेगा, तब तो आपको बराबर होगा जितना हम लोगों ने दिया था, उससे कुछ लोग हम लोग वर्क प्राप्त हुआ, और उससे जो हीट रिजेक्शन हुआ था, इन दोनों को जोड़ दें तो जितना हम लोगों ने दिया था उतना हम लोगों के इक्वल हो जाएगा। यही चीज़ लिखा है यहाँ पे कि क्यू ए इक्वल टू डब्लू प्लस क्यू आर। अभी हम आपको बताएं कैसे हुआ, जितना हम लोगों ने हीट दिया था वो किसके बराबर होगा, जो कार्य प्राप्त हो रहा है और जो हीट लॉस हो रहा है, इन दोनों के योग के बराबर होगा हमारा हीट एडिशन जो था, हीट एडिशन इनके बराबर होगा। इससे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डब्लू को पक्षांतर करके हम लोग डब्लू का मान निकाल ले रहे हैं। तो डब्लू इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू ए माइनस क्यू आर। तो इफिशियंसी भी इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट होता है, आपको भी पता होगा। तो आउटपुट हमारा क्या प्राप्त हो भाई, जो हमको कार्य मिल रहा है वही तो हमारा आउटपुट है। तो आउटपुट हमारा क्या प्राप्त हुआ, डब्लू। आप कहेंगे हीट है, तो हीट क्या है भाई, वो आपका रिजेक्शन है, वो आपको कहाँ मिल रहा है। आउटपुट हमारा जो हमें मिल रहा है वो चाहिए, बाकी वो सब तो लास्ट में चला जा रहा है। तो आउटपुट क्या होगा हमारा, डब्लू। इनपुट, भाई इनपुट मतलब क्या है कि हम लोगों ने कितना हीट दिया, इनपुट कितना दिए थे हम लोग, क्यूए दिए थे, क्यूए हो गया। तो डब्लू अपन क्यूए हो गया है हमारा इफिशियंसी। अब देखिए डब्लू का मान हमें पता है कि यहाँ पे निकाले हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, डब्लू का मान निकाले हैं। इस डब्लू का मान हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, डब्लू का मान पुट कर देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे पुट कर दिए हम लोगों ने। तो क्यू ए माइनस क्यू आर पुट कर दिए, डब्लू का मान क्यू ए माइनस क्यू आर निकाले थे, वो पुट कर दिए डब्लू की जगह पे। अब क्यू ए बटे में है तो हो गया। तो अब क्यू ए इसको अलग कर दें, क्यू ए अपन क्यू ए माइनस क्यू आर अपन क्यू ए कर सकते हैं। तो वन माइनस क्यू आर अपन क्यू ए, एक फार्मूला आपका ये बनेगा। और जो हीट देते हैं क्या बताता है आप, मतलब जो हीट देते हैं वो या तो टेम्परेचर बढ़ाता है या घटाता है। अगर हम लोग हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर हीट निकाल रहे हैं तो टेम्परेचर घटेगा। यानी कि जो हीट होता है या टेम्परेचर का फलन होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यू के जगह पे हम लोग टेम्परेचर भी ले सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए, क्यू के जगह पे हम लोग टेम्परेचर ले सकते हैं, क्योंकि जो हीट होता है वह टेम्परेचर का फलन होता है। तो ईटा इक्वल टू क्या आएगा, इफिशियंसी इक्वल टू वन माइनस लोअर टेम्परेचर बटे हायर टेम्परेचर, यानी कि सिंक का टेम्परेचर बटे सोर्स का टेम्परेचर वन माइनस करके रहेगा। ये आपको याद रखना है कि जो कार हीट इंजन की एफिशिएंसी होती है वह ईटा इक्वल टू वन माइनस टी एल अपन टी एच होता है, याद रखिएगा। अब है रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रेफ्रिजरेटर क्या है, तो रेफ्रिजरेटर एक बंद कक्ष में ठंडक पैदा करता है, यही चीज़ है। देखिए रेफ्रिजरेटर क्या है कि यह है आपका, एक है रेफ्रिजरेटर, क्या हो रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, हीट को निकालेगा। रेफ्रिजरेटर है जो, यह है आपका क्यू ई, इसे हम लोगों ने जो दिया क्यू हीट ये लेगा रूम से, रूम से आपकी हीट को बाहर निकालेगा ना। रेफ्रिजरेटर मतलब क्या है, आपका टेम्परेचर घटाने का काम करेगा। टेम्परेचर कैसे घटेगा, इस टेम्परेचर घटाने के लिए आप एक डिवाइस यूज करेंगे। तो डिवाइस हमने लगा दिया, ये जो आ रही है यही है आपका रेफ्रिजरेटर, यही आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। फिर इसके बाद ये रेफ्रिजरेटर ऐसे चलेगा नहीं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क देना पड़ेगा, इस पर कार्य करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर कुछ वर्क दे दिए। वर्क जब दे देंगे तब यह क्या करेगा, ये जो रूम का टेम्परेचर है
इस रूम के टेम्परेचर को कम करेगा, मतलब यहाँ पे जो हीट है उसको निकालेगा निकालेगा, इसलिए क्यू आर हो गया। यह थोड़ा वर्क लेगा। ये जो रेफ्रिजरेटर है, यहाँ पे देखिए, ये जो रेफ्रिजरेटर है यह आपसे वर्क लेगा। तो अब जब ये वर्क ले लेगा तो यह रूम के टेम्परेचर को घटाएगा, घटाएगा तो यह क्यू आर हो जाएगा। मतलब हाई टेम्परेचर किसका है? रूम का टेम्परेचर हाई है, फिर वायुमंडल का टेम्परेचर, सॉरी, रूम का टेम्परेचर आपको लो करना है, इसको हाई में वातावरण में छोड़ेगा तो ये आपको वर्क लेगा। वर्क लेने के बाद क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है ये। तब अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डब्ल्यू इक्वल टू है, क्या हो जाएगा, जितना पा रहा है और जितना जा रहा है उसको एक तरफ कर लीजिए। हम लोग क्या दे रहे हैं इसको, देखिए ये 3 है, तो पा कितना रहे, डब्ल्यू पा रहा है और ये क्यू ई, ये दोनों इसमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में आपका आ रहा है। फिर रिजेक्शन कितना कर रहा है, क्यू आर का, तो इन दोनों का करेगा तो यही फार्मूला बनेगा आपका, क्यू आर इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू ई। यही तो आपको इक्वेशन बराबर करेगा भाई। हीट क्यू आर जो है, मतलब हीट का जो रिजेक्शन कर रहा था वह आप जितना वर्क डन बाहर से पा रहा था और रूम से जितना निकाल रहा था, इसने कहीं तो बराबर था, योग के बराबर। तो यहाँ से हम लोग डब्लू का मान निकाल लेंगे। जब डब्लू का मान निकालेंगे तो क्यू आर माइनस क्यू ई हो जाएगा। तो जो सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर है, सी ओ पी मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसी को बोलते हैं सी ओ पी। यही है रेफ्रिजरेटर सी ओ पी। तो कैसे निकालते हैं, कच के रिस्पेक्ट में हीट, कच के रिस्पेक्ट में हीट बट वर्क डन होता है। ये होता है सी ओ पी निकालने का फार्मूला, कि कच के रिस्पेक्ट में हीट बटे वर्क डन। तो कच के रिस्पेक्ट में हीट कितना था हमारा, क्यू ई तो ही था, क्यू ई तो हमारा था जो निकालना था, तो क्यू ई था हीट अपन वर्क डन कितना था, डब्लू था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा, डब्लू का मान क्यू ई माइनस क्यू आर हो जाएगा। अब जो क्यू रहता है यह टेम्परेचर का फलन होता है, तो उसी को हम लोग टेम्परेचर के रूप में लिख सकते हैं। तो क्यू रेफ्रिजरेटर का जो होता है, देखिए रेफ्रिजरेटर है ना, ये है ठंडक पैदा करता है, ठंडक पैदा करता है, तो ये टी एल हो जाएगा बटे टी एच माइनस टी एल। यही तो है आपका, पुट कर देंगे क्यू की जगह पे टी। भी देखिएगा जो हीट पंप आएगा तो यहाँ पे एक टी एच हो जाएगा, बस यही अंतर रहेगा। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे उसे हीट पंप के में। यहाँ पे फार्मूला का आया है रेफ्रिजरेटर का सी ओ पी, टी एल माइनस टी एल बाई टी एच माइनस टी एल, ये आ गया हमारा फार्मूला, टी एल बाई टी एच माइनस टी एल। अब हीट पंप आ गया, तो देखिए हीट पंप क्या है, हीट पंप किसी बंद कक्ष में गर्माहट पैदा करता है। हीट पंप क्या करता है, किसी बंद कक्ष में गर्माहट पैदा करता है। और रेफ्रिजरेटर क्या करता था, आपका ठंडक पैदा करता था। तो ठंडक देखो, अब गर्माहट कब पैदा होगा, जब यह क्या करेगा, वायुमंडल से या वातावरण से क्या करेगा, हीट लेगा, तभी तो आपका गर्म होगा रूम। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि यहाँ पे ये आपका कक्ष है जिसका टेम्परेचर टी एच है। क्या करेगा कि आप इसको, इस हीट पंप को चलाने के लिए आपको वर्क देना पड़ेगा, कुछ हीट इंजन को चलाने के लिए आप वर्क देंगे। वर्क देंगे तो यह क्या करेगा, वो जो वायुमंडल का है, ये वायुमंडल के से हीट लेके आपका कक्ष में जाएगा, कक्ष में लेकर जाएगा हीट पंप। तो यहाँ पे फार्मूला देखिए क्या बनेगा, कि कक्ष में कितना जा रहा है और हीट इंजन में कितना पा रहा है और कितना दे रहा है, आप इसके बराबर करेंगे। तो हीट इंजन कितना पा रहा है, डब्लू पा रहा है और क्यू ई पा रहा है, डब्लू पा रहा है और क्यू ई पा रहा है, ये दोनों पा रहा है। और यही किसके बराबर है, यही क्यू आर के बराबर हो जा रहा है आपका। यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखा है कि क्यू आर इक्वल टू डब्लू प्लस क्यू ई। डब्लू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर माइनस क्यू ई हो गया। तो सी ओ पी इक्वल टू क्या होता है, कच्छ के रिस्पेक्ट में हीट बटे वर्क डन होता है। तो कच्छ के रिस्पेक्ट में देखिए क्या था, क्यू आर था, देखिए यहाँ पे क्यू आर ही तो है, कच्छ के रिस्पेक्ट में क्यू आर ही तो है, यहाँ पे क्यू आर हो गया, क्यू आर अपन वर्क डन है, तो डब्लू हो गया सी ओ पी आप पंप, क्यू आर अपन डब्लू। अब डब्लू का मान हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, क्यू आर माइनस क्यू ई, यहाँ पे पुट कर देंगे। अब क्यू की जगह पे हम लोग टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई टेम्परेचर का फलन होता है हीट। तो इसको क्या हो जाएगा, टी एच बाई टी एच माइनस टी एल।
अब आपको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा दोनों फार्मूले में, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर और COP ऑफ हीट पंप। देखिए यहाँ पे जो आएगा रेफ्रिजरेटर का COP ऑफ, यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर का आएगा, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का जो आएगा यहाँ पे आ जाएगा TL/TH माइनस TL। आप इसे कैसे रटेंगे, देखिए हीट पंप क्या करता है, गर्माहट पैदा करता है। जब गर्माहट पैदा करेगा तो यहाँ पे देखिए जो TH मतलब ऊपर जो आएगा वह ज़्यादा मान आएगा, यह आपका ज़्यादा मान, यानी कि TH गर्माहट पैदा करे तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। लेकिन रेफ्रिजरेटर क्या करता है, ठंडक पैदा करता है। जब ठंडक पैदा करता है तो यहाँ पे लोअर आएगा, लोअर मतलब TL। आप ऐसे रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू हो जाएगा आपका TH/TH माइनस TL। रेफ्रिजरेटर का रहेगा तो TH की जगह पे बस TL हो जाएगा, जो ऊपर रहेगा बस वही। अब देखिए कंक्लूजन कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू होता है TL/TH माइनस TL। ये तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, तो ये हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक जोड़ देते हैं, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर में अगर हम लोग एक जोड़ देंगे तो हमारा देखिए क्या बन के आ जाएगा। अगर हम लोग एक जोड़ दें इसी में 1 जोड़ दें तो हमारा जो फार्मूला बन के आ जाएगा वह TH/TH माइनस TL आ जाएगा। तब TH/T ये जो आएगा यह हीट पंप का होता है, हीट पंप का होता है। यहाँ पे देखिए लिखा है COP ऑफ पंप, COP ऑफ पंप इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। ये भी अक्सर पूछा जाता है कि अगर COP ऑफ रेफ्रिजरेटर आपको पता है तो आपको हीट पंप निकालना रहेगा, तो आप उसमें एक जोड़ देंगे। तो आप ऐसे रट लीजिए कि जो COP हीट पंप का जो टेम्परेचर रहता है ज़्यादा रहता है, रेफ्रिजरेटर का कम रहता है। तो जो यहाँ पे P का मान पंप का आएगा, पंप का मान ज़्यादा लाना है, ज़्यादा लाने के लिए क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर में एक जोड़ देंगे, बस यही हो गया, आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका जो देखिए COP, अगर आपको इफिशियंसी का मान बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, TH को या तो बढ़ाएंगे या TL को घटाएंगे। TH का मान आपको बढ़ाना है या TL का मान घटाना है। लेकिन जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है इसके लिए क्या करना रहता है, आपको TH का मान घटाना है या TL का मान बढ़ाना रहता है। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दक्षता और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। याद रखिएगा कि अगर TH को बढ़ाएंगे तब आपका इफिशियंसी बढ़ेगा, लेकिन आपका COP घटेगा। ठीक, ऐसे आप लोग इसे याद रखिएगा, अक्सर पूछता रहता है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेटर फॉर सेम टेम्परेचर लिमिट इज इक्वल टू किसके होगा। तो यह किसके होगा, यह होगा आपका लेस देन 1 होगा। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेस देन 1। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। यहाँ पे कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ इफिशियंसी, तो इफिशियंसी क्या है आपका, ईटा मान लेते हैं। इफिशियंसी जो है ये है आपका हीट इंजन का है ना, और कह रहे COP ऑफ रेफ्रिजरेटर का हो गया आपका, ये हो गया। तो अब ये हम लोग को ने क्या पढ़ा है, जो इफिशियंसी होता है वह आपको 1 माइनस TL/TH होता है। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर का जो होता है वह TL/TH माइनस TL होता है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कि TH माइनस TL/TH आएगा, ये वाला जो रहेगा ये आपका TH माइनस TL/TH आ जाएगा। और यहाँ पे TH माइनस TL ये है, तो यहाँ से यहाँ एक ऊपर वाला कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ आपका TH/TL ही बचेगा। अब आपको पता है अगर लोअर टेम्परेचर बटे नीचे आपका हायर टेम्परेचर है, जब ये कटेगा तो एक से कम ही आएगा। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो था लेस देन 1, तो वही आपका सही हो जाएगा। दूसरा है आपका कि प्रोडक्ट ऑफ इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन एंड COP फॉर सेम टेम्परेचर लिमिट इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे इफिशियंसी है आपका हीट इंजन का और है आपका हीट पंप का सेम टेम्परेचर लिमिट में। तो जो इफिशियंसी होता है हीट इंजन का वह 1 माइनस TL/TH होता है,
और जो COP आप पंप है वह TH/TH-TL होता है। यहाँ पे क्या होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये TH-TL ऊपर आएगा, TH-TL इससे कट जाएगा, नीचे TH आएगा, ऊपर TH है, ये कट जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि आपका अगर हीट इंजन की इफिशियंसी और COP ऑफ हीट पंप इन दोनों का जो मल्टीपल होगा यानी कि प्रोडक्ट होगा वह एक के बराबर होगा, ये आपको याद रखना है। और कभी कभी यहाँ पे एक ये भी अक्सर पूछा जाता है कि 1 TR, तो 1 TR मतलब क्या होता है, TR मतलब होता है टन रेफ्रिजरेशन। तो 1 टन रेफ्रिजरेशन इक्वल टू होता है 3.5 किलोवाट। आपको पूछेगा ऑप्शन में कि 1 TR इक्वल टू कितना होगा, तो 3.5 किलोवाट मिल जाएगा। आपको ये भी आंसर में मिल सकता है, या आपको ये भी मिल जाएगा। किलोवाट है तो वाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड में भी लिख सकते हैं, तो 3.5 किलो जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। अगर किलो जूल पर सेकंड है, कभी ये किलो जूल पर मिनट में भी पूछ सकता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं 60 से गुणा कर देते हैं। 3.5 में हम लोग 60 से अगर गुणा कर दें तो ये हमारा मिनट में आ जाता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 210 किलो जूल पर मिनट। ये आपको याद रखना है, तीनों डाटा ये आपको याद रखना है, ये और ये। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि 1 टन रेफ्रिजरेशन इक्वल टू क्या होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग दो हीट इंजन को जोड़ना। तो दो हीट इंजन को जोड़ते कैसे हैं, यहाँ पे देखिए। पहले हम लोग नीचे से लाएंगे क्योंकि हीट इंजन पहले नीचे है। देखिए यहाँ पे ये है आपका पहला हीट इंजन, यह है आपका पहला हीट इंजन दिया है। दूसरा हीट इंजन ऊपर है, अभी उसको हम लोग बाद में देखेंगे। इसका टेम्परेचर जो सोर्स का टेम्परेचर है यह है आपका T1, और यह हीट इंजन है। तो ये क्या करेगा, हीट ले रहा है तो यहाँ पे कुछ वर्क डन देगा। फिर इसका भी ये जो हीट है का रिजेक्शन होगा, इस हीट रिजेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, दूसरे हीट इंजन का जो सिंक रहेगा उसके लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे जो हीट का रिजेक्शन होगा वह सिंक ले लेता है दूसरे वाले का। तो दूसरे वाले का ये देखिए यहाँ पे सिंक का काम करेगा। लो टेम्परेचर पे है तो ये आपका सिंक का काम करेगा। फिर ये सिंक क्या करेगा, अब हीट इंजन है, हीट इंजन के लोअर टेम्परेचर हो जाएगा जो उसका था। अब ये वर्क डन यहाँ पे दे रहा है, फिर इसके बाद ये इस वाले का सिंक का जो है इसका काम करेगा। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा वाला यहाँ पे देखिए, ये जो सिंक है ना ये दूसरे वाले का जो है इसका ये लिए सोर्स का काम करेगा, सोर्स का काम करेगा, और ये सिंक का काम करेगा। यहाँ पे देखिए जो वर्कडन प्राप्त होगा, इसको कितना वर्कडन प्राप्त हो रहा है, इसको हम मान ले रहे हैं W डैश। ये जो W डैश है, ये W डैश इक्वल टू कितना हो रहा है, तो हीट इंजन को जितना मिलने वाला है और जितना निकल रहा है, इन दोनों का इक्वेशन जो होगा यह बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो वर्कडन प्राप्त होगा, QR इक्वल टू क्या होगा, QR इक्वल टू हो जाएगा आपका, QR जो है ये आपका जो QR है ये आपका W डैश और प्लस QR डैश के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या है, तो हम लोग W डैश का मान निकालेंगे तो QR माइनस QR डैश हो जाएगा। ठीक, एक चीज़ इसे याद रखिएगा आप लोग कि W डैश इक्वल टू QR माइनस QR डैश हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो इसके लिए पहले वाला का वर्क डन आएगा, इसको कितना मिल रहा है, QA मिल रहा है, और निकल कितना रहा है आपका W निकल, W और QR यही आपका रिजेक्शन हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा कि W इक्वल टू QA माइनस QR हो जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ पे एक पूछेगा कि जब वर्क डन सेम हो तो क्या होगा। तो जब वर्क डन सेम हो तो आपको जो W का मान है W डैश के बराबर कह रहा है। जब वर्क डन सेम हो तो W इक्वल टू W डैश के बराबर। तो W का मान हम लोग देखिए पहले के वाले के लिए निकालें क्या है, QA माइनस QR निकाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग QA माइनस QR रख देंगे हैं, और दूसरे वाले के लिए क्या निकालें हम लोग, QR माइनस QR डैश। यहाँ पे देखिए QR माइनस QR डैश है, ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे हम देखिए हम लोगों ने उसे इक्वल कर दिया। तब क्या होगा, ये QR और ये QR एक तरफ कर लेंगे तो ये 2QR हो जाएगा। अब फिर ये QA प्लस QR डैश ये एक तरफ हो जाएगा। अब देखिए जो 2QR का है, QR का टेम्परेचर कितना है, QR का जो टेम्परेचर है यही तो है। QR का टेम्परेचर देखिए, ये QR यही है ना, तो QR का टेम्परेचर T2 है,
और जो क्यू आर डैश का मान है ये T3 है, और जो आपका क्यू ए है ये आपका T1 है। यहाँ पे रख सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे 2QR इक्वल टू QA प्लस QR डैश, यहाँ पे Q के जगह पे क्या हो जाएगा, 2T2 इंटू T1 प्लस T3 हो जाएगा। यहाँ पे T2 का मान क्या आ जाएगा, T1 प्लस T3 बाई 2 आ जाएगा। जब वर्क डन सेम हो, जब आपको वर्क डन सेम हो, तब आपको यह याद रखना है कि जो मिडिल वाला टेम्परेचर आएगा या दोनों इंजनों का जो टेम्परेचर रहेगा, इन दोनों का आधा करना है, मतलब आपको मीन लेना है कि T2 इक्वल टू T1 प्लस T3 बाई 2। अब आएगा आपका कि जब दक्षता सेम हो, जब दक्षता सेम हो तब क्या होगा, जब दक्षता सेम हो यानी कि पहले वाले का इंजन का जो है वह आपका ईटा है और दूसरे वाला ईटा डैश है। जब ये बराबर होगा तो आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्यू आर अपान क्यू ए, ये पहले इंजन के लिए हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्यू आर डैश अपान क्यू आर हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको 1 से 1 ये सब कट जाएगा, 1 से 1 माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू ए इंटू क्यू आर डैश हो जाएगा। अब क्यू आर का मान दिया है T2 हो जाएगा, T2 स्क्वायर हो जाएगा, ये T1 इंटू T3। तो क्या हो जाएगा हमारा कि जो T2 का मान निकलेगा यह अंडर रूट T1 इंटू T3 का मान निकलेगा, जब इफिशियंसी सेम हो। जब वर्कडन सेम हो तो दोनों का योग बटे आधा हो जाता था, T1 और T3 का योग बटे आधा हो जाता था जब वर्कडन सेम हो। जब इफिशियंसी सेम हो तो आपका क्या हो जाएगा कि अंडर रूट T1 इंटू T3। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइडियाबैटिक, जो भी प्रोसेस में पॉलीट्रॉपिक, आइसोबेरिक, सब पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।